प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपना 5वां पाठ जो था अपनी कमाई का हमने अभ्यास प्रश्नों को किया। कल हमने किया था कि सर्वनाम शब्दों को, जो रेखांकित सर्वनाम शब्द हैं, उनको पहले सर्वनाम को पहचानना वाक्य में, और उसके बाद में वे सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किए गए हैं वो हमें लिखना था। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। तो कल हमने इसको एक बार इसकी पुनरावृत्ति में कर लेता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। सर्वनाम हमें पता ही है। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो हमें पता होता है कि हम किसके स्थान पर इसका प्रयोग कर रहे हैं, संज्ञा। तो ठीक इसी तरह इसमें आपको पाठ से संबंधित कुछ वाक्य दिए जाएंगे। आपने पाठ पढ़ा ही है, तो सबसे पहले उस वाक्य में आपको संज्ञा शब्द की पहचान करनी है, संज्ञा नहीं, सर्वनाम की। और हम उसको कैसे पहचान करेंगे? पहचान करके उसके नीचे रेखा खींचते। रेखा खींचने के बाद हमें ये बताना होगा कि ये जो सर्वनाम है किस संज्ञा के लिए उसका प्रयोग किया गया था, या किसके लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो एक तरह से हम संज्ञा के सर्वनाम पहचानना भी आ गया हमें। अब हम किसी वाक्य को देखकर सर्वनाम को जो है पहचान सकते हैं, और अगर वो पाठ हमने पढ़ रखा है तो हम उस सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया तो उस संज्ञा को भी हम पहचान सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम किसी वाक्य में से सर्वनाम पहचान सकें, और अगर वो पढ़ा हुआ पाठ है तो आप आसानी से उसका संज्ञा भी बता सकते हैं। तो हमारा पहला जो वाक्य दिया गया था हमें, वह अब बूढ़ा हो गया था। हमारा ये पाठ से ये वाक्य लिया गया, वह अब बूढ़ा हो गया था। तो वह जो है वो संज्ञा, ये सर्वनाम है। हमने उसे रेखांकित कर दिया, उसके नीचे लाइन खींच दी। अब है वह किसके लिए आया था? ये आया था व्यापारी के लिए। ये जो वह किसके लिए हमने प्रयोग किया था? व्यापारी के लिए। उसी तरह ठीक है, ख वाक्य दूसरा है, पिता ने कहा जाओ इसे कुएं में फेंक दो। तो इसमें सर्वनाम है इसे। तो इसे किस वस्तु के लिए हमने प्रयोग किया था? अशर्फी के लिए। तो इसे किसके लिए प्रयोग किया गया था पाठ में? अशर्फी के लिए। तो उसी तरह ठीक है, हमारा तीसरा वाक्य ग है, सेठ ने कहा तुम मेरा सामान घर तक उठाकर ले चलो। तो यहाँ तुम जो शब्द है तुम, सेठ ने कहा तुम मेरा सामान घर तक उठाकर ले चलो। तो तुम है सर्वनाम, और यहाँ पे तुम किसके लिए आया था? व्यापारी के पुत्र के लिए आया था। यहाँ पे सर्वनाम किसके लिए आया था? व्यापारी के पुत्र के लिए आया था। चौथा वाक्य था, दोनों ने उसे समझाया। दोनों ने उसे समझाया। तो यहाँ पे सर्वनाम था उसे। तो हमने पाठ में पढ़ा था, माँ और बेटी दोनों ने उस व्यापारी के पुत्र को समझाया था। तो उसे जो था किसके लिए प्रयोग किया गया है? व्यापारी के पुत्र के लिए। तो उसी तरह हमारा पांचवा और अंतिम वाक्य, सेठ के घर तक पहुँचते पहुँचते उसके पाँव कांपने लगे। उसके, ये सर्वनाम है। उसके किसके लिए प्रयोग किया गया है? सही कहा आपने, व्यापारी के पुत्र के लिए ही प्रयोग किया गया। तो ये था, हमने सर्वनाम की पहचान की वाक्य में, और साथ में ये भी बताया कि ये किस संज्ञा के लिए इसका प्रयोग किया गया था। अब चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। अब हमारा 5वां प्रश्न है भी भाषा से के अंतर्गत है, आपको पता ही है। भाषा से के अंतर्गत का है 5वां प्रश्न। पहले इसे समझ लिया जाए कि है क्या। उदाहरण के अनुसार वाक्य बदल कर लिखें। उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार उदाहरण के अनुसार वाक्य बदल कर लिखो।
वाक्य बदल कर लिखो। तो पहले वाक्य को समझ लेते हैं। उदाहरण भी दे रखा है, इसे लिख लेते हैं। तभी हमें समझ भी आएगा। जाओ, उदाहरण में दे लिखा है, जाओ कुछ कमाकर लाओ। वाक्य है, जाओ जाओ कुछ कमाकर लाओ। जाओ कुछ कमाकर लाओ। तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। भोजन मिलेगा। तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। अब उदाहरण में क्या दिया है, अब इस वाक्य को कैसे बदला है। जाओ कुछ कमा कर लाओ। कुछ कमा कर लाओ। उसके बाद है, कोई अल्प विराम नहीं है, वरना लिखा है। वरना रात का भोजन नहीं मिलेगा। रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर से इस दोनों वाक्य को देख लेते हैं। तो यहाँ तक इसमें क्या परिवर्तन आया है, हम इसको पहले समझ लेते हैं। ऊपर और नीचे के दोनों वाक्य को हम एक बार पढ़ते हैं। जाओ कुछ कमा कर लाओ, अल्प विराम था, तभी तुम्हें रात का भोजन मिले। तो ये हम कहने चेतावनी देने के लिए ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या बदलाव किया है, तो जाओ कुछ कमा कर लाओ, इसके बाद अल्प विराम हटा दे, वरना हमने प्रयोग किया है। नया शब्द क्या है, वरना, और उसके बाद में नहीं का प्रयोग किया है। ये ध्यान दीजिएगा, रात का भोजन नहीं मिलेगा, वरना रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो ये धमकी देने वाली बात है, चेतावनी या धमकी की बात हम कह रहे हैं। तो इसमें वरना जब हम लगाते हैं तो किसी को कड़ा संदेश देना चाहते हैं, किसी को चेतावनी देना चाहते हैं। तो इसमें जब हम वरना का प्रयोग करेंगे तो ये क्या उसका जो है असर पड़ेगा, उसको सही शब्दों में लिखेंगे। जैसे पहले वाले में लिखा था, जाओ कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। अब इसमें है, जब हम वरना लगाते हैं तो धमकी देते हैं, तो सीधा धमकी वाली वाक्य हो गया कि वरना रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो हमने देखा इसमें सीधे शब्दों में इसमें नहीं का प्रयोग करना है, और जब वरना जो है चेतावनी के लिए, धमकी देने के लिए वरना ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह हम जो दिए गए उदाहरण हैं उनको पूरा करेंगे। अल्प विराम हटा देंगे, उसकी जगह वरना लिखेंगे, और उसके बाद जो वाक्य है वो हम निगेटिव में लिखेंगे, नहीं का प्रयोग करके लिखेंगे। तो ये था हमारा उदाहरण। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में यही अंतर है कि इसमें
अल्प विराम के बाद इसमें सीधी तरीके से नहीं बताया गया है कारण, लेकिन दूसरे वाक्य में जब हम वरना या धमकी या चेतावनी दे रहे हैं तब उसका क्या असर पड़ेगा वो सीधे शब्दों में लिख दिया गया है। ज़रा इसको देखो, जाओ कुछ कमा कर लाओ तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। कमा के लाने पे ही रात का भोजन मिलेगा। तो अब इसमें धमकी देते समय क्या लिखा है या चेतावनी देते समय, जाओ कुछ कमा कर लाओ वरना अब है रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमें करना है, अल्पविराम हटाना है, वरना का प्रयोग करना है और बाकी का जो शब्द वाक्यांश है उसमें नहीं का प्रयोग करते हुए चेतावनी देनी है या धमकी देनी है। तो ये था हमारा उदाहरण जिसे हमने समझा। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से कर सकते हैं। तो हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, उसको ठीक इसी तरह लिखेंगे जो हमने अभी उदाहरण आपको समझाया। तो क्या है, पहला वाक्य है क, इसको लिख लेते हैं। पढ़ने में मन लगाओ, पढ़ने में मन लगाओ, तभी परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। तभी परीक्षा में, तभी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तभी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। पढ़ने में मन लगाओ तभी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। अब तो हम वरना लगाएंगे और यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये ठीक उसी तरह से हम करेंगे। तो इसको दोबारा लिखते हैं। पढ़ने में मन लगाओ वरना, हमने अल्पविराम हटा दिया और वरना जो शब्द था उसको जोड़ दिया। वरना कभी, वरना परीक्षा में, वरना परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, नहीं होंगे, होंगे, होंगे। तो इस तरह हम लिखेंगे। इसे मैं रेखांकित कर देता हूँ। ये हमने लिखा है। अब चलते हैं ख पे। क हो गया, ख दूसरा हमारा वाक्य है। बिना डरे आगे बढ़ते जाओ, बिना डरे आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। फिर है अल्पविराम, तभी मंजिल तक पहुंच सकते हो, तभी मंजिल तक, मंजिल
तक पहुंच सकते हो। पूर्ण विराम। बट हम भी ठीक इसी तरह इसको भी लिखेंगे कि बिना डरे आगे बढ़ते जाओ, वरना मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। तो इसी तरह हम लिखेंगे बिना डरे। अच्छा, इसके नीचे रेखांकित कर देते हैं। बिना डरे आगे बढ़ते जाओ, तो अल्पविराम हटा के वरना लिखते हैं। चेतावनी या धमकी देने वाला हम कह सकते हैं। वरना मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। मंजिल तक नहीं पहुंच बिना डरे आगे बढ़ते जाओ, वरना मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। जरा तक परिवर्तन करना पड़ सकता है, वरना मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। तो इस तरह हम करेंगे। दो और वाक्य हैं, उनको भी हम लोग करेंगे, ग और घ। आप इसे नोट कर लीजिए। इसे आपको नोटबुक में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं। ये 5वां प्रश्न है, इसे हमें अपने नोटबुक में ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अलग से जगह नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसे हम नोटबुक में करेंगे। अगला है घ। मैं मिटा देता हूँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा। प्रश्न है ग। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मानो तभी यह काम कर पाओगे, तभी यह काम कर पाओगे, पूर्ण विराम। तो हम इसी को उदाहरण के अनुसार लिखते हैं। मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, वरना यह काम
नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानो तभी यह काम कर पाओगे, मेरी बात मानो वरना यह काम नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा ग। एक और इसमें वाक्य है अंतिम, घ है जल्दी जल्दी चलो, घ जल्दी 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 चलो, तभी गाड़ी पकड़ पाओगे, तभी गाड़ी पकड़ पाओगे। पूर्ण विराम। तो इसको भी हम इसी तरह करते हैं उदाहरण के अनुसार। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, अल्पविराम हटा के वरना लिखते हैं, वरना गाड़ी नहीं पकड़ पाओगे, वरना गाड़ी नहीं पकड़ पाओगे। तो जल्दी जल्दी चलो तभी गाड़ी पकड़ पाओगे। और हमने क्या लिखा, जल्दी जल्दी चलो वरना गाड़ी नहीं पकड़ पाओगे। तो इन उदाहरण के अनुसार हमने क्या करते थे, अल्पविराम को हटा करके वरना लिखते थे और आगे का जो वाक्य था उसमें नहीं का प्रयोग करते थे। तो हम किसी को चेतावनी या धमकी देते हैं तो इसी का प्रयोग करते हैं, हम वरना का प्रयोग करते हैं शब्द, और उसके बाद वाला जो है वो जो परिणाम सीधा बता दिया जाता है। जैसे मेरी बात सुनो तभी यह काम कर पाओगे, तो इसमें हमने यहाँ पे वरना जोड़ा, मेरी बात मानो वरना, और चेतावनी की सही उसका क्या परिणाम होगा वो बता देते, यह काम नहीं कर पाओगे, वरना यह काम नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से एक बार हमने फिर से इसको दोहरा देते हैं। फिर अगला ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है, लिखित भाषा से का, भाषा से का लिखित प्रश्न है। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मेरी बात मानो तभी यह काम कर पाओगे, ये था हमारा वाक्य, और इसी उदाहरण के अनुसार हमने लिखा, मेरी बात मानो वरना यह काम नहीं कर पाओगे। तो एक वरना जोड़ना है और आगे के वाक्य में नहीं का भी प्रयोग करना है। तो घ है हमारा, जल्दी जल्दी चलो तभी गाड़ी पकड़ पाओगे, जल्दी जल्दी चलो वरना गाड़ी नहीं पकड़ पाओगे, तो नहीं का प्रयोग किया। ये था हमारा 5वां प्रश्न। अब आ जाते हैं इस पाठ का जो अंतिम भाग है, अब करने की बारी, जो क्रियाकलाप वाला हम कह सकते हैं, जो आपको करना होता है। इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। तो ये ऑनलाइन कक्षा में हमने इसका सारांश सुना था बच्चों से, तो ये अब इस पर ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है। तो व्याकरण संबंधित प्रश्न भी आज हमने पूरे कर लिए, जो भाषा से के अंतर्गत आता है। अब क्रियाकलाप के जो प्रश्न हैं उनको भी हम कर लेंगे, देख लेते हैं। बहुत ही आसान है।
ये है अब करने की बारी। अब करने की बारी का पहला क भाग हमने कर लिया है। आपको याद होगा हमने ऑनलाइन कक्षा में आपसे सारांश या कहानी को इसलिए ही सुना जाता है ताकि आप इसे अपने शब्दों में कहानी को सुना सकें। तो इसमें क्या है, वाक्य रचना आपकी सही हो जाती है। आप सोचते हुए, क्योंकि आपको पढ़ना नहीं, अपने शब्दों में कहानी सुनाना, तो आप अच्छे वाक्यों को बना सकते हैं। तो कहानी का आप पढ़ा, सारांश भी हमने बताया था और बच्चों ने बहुत अच्छा इसमें किया है। तो एक क भाग तो हमने कर लिया है। सुदर्शन द्वारा लिखी गई अन्य कहानी जैसे कि न्याय मंत्री और हार की जीत, ये आप ऑनलाइन में आपको ये मिल जाएगी लाइब्रेरी की, आपको इस समय ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन में सुदर्शन जी द्वारा जो बड़े अच्छे लेखक हैं, इनकी हार की जीत या न्याय मंत्री, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो इसे आप कक्षा में भी सुनाएंगे। ये आपके करने की बारी है। तो ये तो आपको अधिकतर ये जो अब करने की बारी है वो बच्चे उसे स्वयं करते हैं। अगला है कहानी के बारे में कोई चित्र बनाओ, तो ये हम हमेशा बनवाते हैं। तो ग भाग भी हमने कर रखा है। आपने कहानी का लिखा है सुलेख लेखन की तरह, और उसके बाद इस कहानी पे आधारित चित्र बनाए। कुछ बच्चों ने अशरफी की भी चित्र बनाई थी, और बहुत से बच्चों ने जो है व्यापारी का पुत्र अपने माँ से जब पैसे मांग रहा होता है तब का चित्र बना रखा है काफ़ी, और इसे रंग भी कर किया है। तो हमने लगभग ख भाग को छोड़ दिया जाए। अब जैसे ख को हमने अभी नहीं किया है, आप इसमें से मैं कहूँगा न्याय मंत्री या हार की जीत, इस कहानी को आप पढ़ेंगे और कक्षा में अपने शब्दों में सुनाएंगे। घ है हमारा, कहानी में पिता यानी धनी व्यापारी के बारे में आपस में बात करो कि वह कैसा व्यक्ति था। अपने पुत्र को सही राह पर लाने के लिए जो उसने किया उसके बारे में तुम्हारी क्या राय थी, लिखो। तो ये हॉट्स वाला है कि आपको कैसा लगा। व्यापारी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी बूढ़े व्यापारी की बात कर रहे हैं जो समुद्री व्यापार किया करता था। वह अपने पुत्र को लेकर काफ़ी चिंतित था, आपको पता ही है। कारण भी हम जानते हैं कि उसका जो पुत्र था वह आलसी था और आराम तलब था। उसने कभी परिश्रम से काम नहीं किया था, और इस कारण व्यापारी चिंतित रहता था कि कहीं अब तो वो बूढ़ा हो गया है, अगर कोई उसका व्यापार संभालने के लिए उसका बेटा उसकी मदद नहीं करेगा तो व्यापार, उसकी इतनी मेहनत, इतनी वर्षों की मेहनत सब बेकार हो जाएगी। और पुत्र भी, आलसी पुत्र भी जीवन में क्या कर पाएगा, इस बात की उसको चिंता थी। तो उसने उसको सही करने के लिए एक बहुत अच्छा सबक दिया। जैसे कि इसमें कहा गया है कि क्या आप सहमत हैं जो व्यापारी ने किया। मैं कहूँगा मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि व्यापारी ने सही कदम उठाया। अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए, उसको सीख देने के लिए उसने एक दिन उसे सुबह बुलाकर कहा कि बेटा जाओ कुछ कमा कर लाओ, वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। उसने एक तरह से चेतावनी दी। हमारा वरना वाला शब्द का भी प्रयोग हो गया। तो उसने अपने पुत्र को चेतावनी दी कि अगर कुछ कमा कर लाओ वरना रात का खाना नहीं मिलेगा। अब उसका पुत्र डर गया था, उसे पता था पिताजी जो कहते हैं वो करते हैं। उसे बड़ी चिंता हुई कि किसी न किसी तरह तो धन कमाना है। सबसे पहले वह माँ के पास गया, बहन के पास गया। पहले बार तो लोगों ने मदद की, लेकिन दूसरी बार जब पिता ने उन्हें मदद करने से मना कर दिया तो वह विवश होकर, मजबूर होकर वह बाज़ार गया। बाज़ार में भी उसने पहली बार परिश्रम का काम किया था, और उसने जब धन कमाया तो उसे अपनी कमाई का महत्व पता चला, उसे परिश्रम का महत्व पता चला। वह जान गया कि पैसा बड़ी मुश्किल से धन कमाया जाता है, और वह अपने पिता जब उसे जान जाते हैं कि इसने, मेरे पुत्र ने परिश्रम से से धन कमाया है, तो वे उसे अपना व्यापार सौंप देते हैं। तो ये सही है, हम भी कहेंगे कि व्यापारी के पिता ने बहुत सही कदम उठाया था अपने पुत्र को सुधारने के लिए, और वह सफल भी रहा। हम कहेंगे वह अपने पुत्र को सुधार भी सका, क्योंकि हमने अंत में देखा वह
काफ़ी प्रभावित हुआ अपने पिता पुत्र की परिश्रम से, और पुत्र भी परिश्रम का महत्व जान चुका था, अपनी कमाई का महत्व जान चुका था, और वह व्यापार भी संभालने लगा। तो ये थी हमारी आज के लिए। बच्चों, शेष हम अगला जो पाठ है, छठा पाठ हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।